Namaste from Bharat. नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉपर जवाब दिया है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का। मैंने कल वीडियो ये अपलोड करी थी। पाकिस्तान के पीएम का जो स्पीच है लिटरली क्रेजी था। अपने कंट्री को ये लोग भूल गए थे। कश्मीर का मेंशन लगातार किए जा रहे थे, इंडिया का मेंशन। बेसिकली पूरे स्पीच में ही इन्होंने इंडिया को किया था टारगेट। नाउ जब यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की बारी आई, और बाय द वे पीएम मोदी अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इंडिया को एट द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया का स्पीच दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। जब इनकी बारी आई तब इन्होंने ये जो डायलॉग बोला है ना, आई थिंक पाकिस्तान ने भी एक्सपेक्ट किया नहीं होगा कि इंडिया के विदेश मंत्री डायरेक्टली ये बात बोल देंगे ओपनली। इन्होंने ये कह दिया कि देखिए, पहली बात तो हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं पाकिस्तान, जिसकी जीडीपी मेजर की जाती है रेडिकलाइजेशन से, कि कितने लोग रेडिकल वहां पे हो चुके हैं और हर साल कितने आतंकवादी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो क्लिप है ये आप देखिए। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. नाउ 79th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब जयशंकर साहब स्पीच देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज ये बहुत कुछ करेंगे, बस हेजिटेट नहीं करेंगे। और हेजिटेट इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल ओपनली जो पाकिस्तान के बारे में ट्रुथ ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग जानते हैं, बस आप कह लीजिए यूएन में ऑफिशियली लोग बोलते नहीं है इसके बारे में, इंडिया ने ऑफिशियली बोल दिया। पहले तो ये कहा कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये कर्मा है, इनके ही कर्म है, ये आज के समय ये लोग इसको भुगत रहे हैं। इनकी जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म पे चलती है। और एक ऐसा देश, एक ऐसा डिसफंक्शनल देश जो दूसरों की जमीन को कब्जा कर बैठा है, इसे एक्सपोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया ने इससे ज्यादा डायरेक्ट टू द पॉइंट लैंग्वेज कभी यूज करी है पाकिस्तान के बारे में एट द यूनाइटेड नेशंस। दिस इज क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। और आगे जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ जब अपना स्पीच देने के लिए आए तब ये काफी बार कहते थे कि जी यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर का जो समाधान है निकालना चाहिए, प्लेबिसाइड करना चाहिए। तो उन्होंने ओपनली कह दिया कि आज के समय एक ही काम करना बाकी रह गया है पीओके के इशू को लेकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इशू को लेकर, कि पाकिस्तान को वो एरिया खाली कर देना चाहिए। We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आप अगर देखोगे तो शहबाज शरीफ के स्पीच से ज़्यादा जयशंकर साहब का जो ये रिप्लाई है ये ज़रा पॉपुलर हो गया है। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाई हैं ये जयशंकर साहब का जो लंबा स्पीच है बस उसके छोटे से पार्ट की है। वैसे इनका स्पीच आप अगर देखोगे, इन्होंने बहुत सी चीज़ों को कवर किया है। इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, अभी अभी पेंडेमिक ख़त्म हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर तीसरे साल में पहुंच चुकी है। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है गाजा में, इसके वाइडर रेमिफिकेशंस हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने गाजा वॉर को लेकर इजराइल की आलोचना नहीं करी। इजराइल के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट इंडियन स्पीच में आपको नहीं दिखेगी, जबकि कई यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज हैं वो इजराइल की आलोचना कर रहे थे कि जो गाजा में किया जा रहा है ये गलत है। फिर जयशंकर साहब ने आगे ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस पर से दुनिया का जो विश्वास है ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है।
हमें रिफॉर्म्स चाहिए यूएन में, और ऑब्वियसली जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसमें इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं हम सुलझा नहीं पाएंगे। और ऐसी बातों को आप यूएन के सामने रखोगे कैसे, ये मैटर करता है। जयशंकर साहब ने जो वर्ड्स चूज किए हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये कहा कि देखिए ग्लोबल ऑर्डर बहुत ज़्यादा प्लुरलिस्टिक है। जब यूनाइटेड नेशंस शुरू हुआ था तब यूएन के 51 मेंबर थे, जो रियलिटी है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, जब इनिशियली यूएन स्टार्ट हुआ इट हैड ओनली 51 मेंबर्स। धीरे धीरे कई कंट्रीज को विश्वास आया यूएन में, और फिर इवेंचुअली आज के समय यूएन के 193 मेंबर्स हो चुके हैं। द वर्ल्ड हैज चेंज प्रोफाउंडली एंड सो हैव कंसर्न्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नाउ तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक अगर हम देखें, द होल वर्ल्ड हैज चेंज्ड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएन का जो फंडामेंटल सिस्टम है, जो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, ये पुराने ज़माने का ही रहे। लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैनॉट बी लेफ्ट बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग द की इश्यूज ऑफ आवर टाइम्स। नाउ ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बात नोट करना, जब बाकी वर्ल्ड लीडर्स बात करते हैं ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की, इंडिया को लाने की, तो ऑलमोस्ट हर लीडर ये कहता है कि इंडिया को लाना चाहिए। साथ ही साथ जर्मनी को, जापान को, या मान लीजिए रशिया बात करेगा तो रशिया कहेगा कि इंडिया के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज को लाना चाहिए। बहुत कम देश हैं जो ओपनली कहते हैं कि सिर्फ इंडिया अकेला एज ए कंट्री डिजर्व करता है मेंबर एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूजुअली लोग कहते हैं कि एज ए ग्रुप इन सब कंट्रीज को लाना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नंबर अभी अगर मान लीजिए परमानेंट मेंबर्स के मामले में 5 है, तो इसको 7-10 के आसपास हम परहैप्स कर सकते हैं। और ये इंडिया के सामने देखिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस बात को लेकर प्रॉपर कंसेंसस नहीं बन पा रहा कि भारत के साथ साथ किन कंट्रीज को ऐड करना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूके और फ्रांस चाहते हैं कि जर्मनी को ऐड करो, रशिया कहता है कि जर्मनी की क्या आवश्यकता। उसी चक्कर में जो एक्सपेंशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो रुक जाता है। इंडिया को जो सीट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो इंडिया ने सीधा सीधा किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। जो एक G4 ग्रुप बना हुआ है आज के समय, उसका मेंशन तक नहीं किया। इंडिया ने ये नहीं कहा कि जर्मनी को भी और जापान को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाहिए। इंडिया ने ये कहा कि दुनिया के बड़े हिस्से आप इनको पीछे नहीं छोड़ सकते डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूएन एक एफिशिएंट इफेक्टिव बॉडी का जो ये रोल है ये प्रॉपर्ली नहीं निभा पाएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा स्पीच था। हालांकि बांग्लादेश में जो मिनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है वो बात इन्होंने मेंशन करी नहीं अपनी स्पीच में। बांग्लादेश का मेंशन तक नहीं था स्पीच में, वो थोड़ा सा और लगा। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्पीच था भारत के विदेश मंत्री का एट द यूएन। ना फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। देखिए स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट ये आज के समय बहुत न्यूज़ में है। एक देश है जिसने ये रॉकेट समुद्र से लॉन्च किया है। जी हाँ, समुद्र से लॉन्च किया, ये अंतरिक्ष में गया और 8 सैटेलाइट अंतरिक्ष में डिप्लॉय कर दी। आपको बताना है कि स्मार्ट ड्रैगन 3 किस कंट्री ने लॉन्च किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ताइवान, जापान, चाइना या साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए एक बहुत ही सुंदर कोट है, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। और स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा बैच है ये भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रतिज्ञा बैचेस आपको नहीं दिखेंगे। ऑल टुगेदर हम नए बैचेस की तरफ फोकस करेंगे। प्रतिज्ञा बैच में आपको बता दूं मोस्ट पॉपुलर स्टडी IQ का यूपीएससी बैच रहा है। हजारों स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन्होंने एनरोल किया है स्टडी IQ के प्रतिज्ञा बैच में। तो आपके पास आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने की फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। और ये आप कर सकते हैं एक सेल के दौरान। जी हाँ, अभी स्टडी IQ की सेल चल रही है। 30 सितंबर को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आपको सिंपली यह करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक दिख रहे होंगे ना। जो सबसे टॉप का लिंक है ये यूपीएससी कोर्स का है। उसके अलावा आप अगर स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिहार PSC, उत्तर प्रदेश PSC, इन सब एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टडी IQ। बट आप अगर सिंपली यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और ये जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है ना आपको, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली कोड यहाँ पे टाइप करिए, यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कोड पूछेंगे PG10, यहाँ पे आपको टाइप करना है। और आप देख सकते हैं फॉर जस्ट 21,500 रुपीज़ एक 24 मंथ का कोर्स आपको मिलता है। इस कोर्स में स्टडी IQ की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा और स्टडी IQ की तरफ से स्पेशल गिफ्ट बॉक्स भी सेंड किया जाएगा आपकी एड्रेस पर, जिसमें आपको स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स मिलेंगे,
टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, नोटबुक्स, पेन्स, बहुत सारा मर्चेंडाइज बाय स्टडी IQ डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डिस्काउंटेड रेट्स पे आप परचेज कर सकते हैं आखिरी प्रतिज्ञा बैच एंड स्टार्ट योर UPSC जर्नी विद स्टडी IQ। और ऑफ कोर्स यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।